नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। मैं आज आप सभी के लिए जो वीडियो लाया हूँ वो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारा सन 1857 के बाद से जो हमारा हुआ है, हमारे देश की स्वाधीनता के लिए जो भी हमारे पूरे संग्राम हुए हैं और जो हमारा सारे आंदोलन हुए हैं, तो उसका मैं एक आपके लिए पूरा सारांश लेके आया हूँ। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 2 दिन पीछे चल रहे हैं अपने कोर्सेज के, तो जो हमारा पूरा शेड्यूल था उसको मैंने कवर अप करने के लिए जो भी आपके की पॉइंट थे, जो कि इनके इम्पोर्टेंट थे, उनको मैंने एक पूरे सारांश के वे में आप सभी के लिए लाने का पूरा डिसीजन लिया है। ठीक है, तो आज हम इस जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ये आंदोलन हुआ है उसका हम पूरा सारांश देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में भैया आगे बढ़ें, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, उसके साथ साथ जो मेरे फेसबुक पेज का जो है लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जो हमारा भैया भारतीय राष्ट्रीय ये आंदोलन है, इसकी जो है हमारा बेसिकली जो पूरी बेस लाइन मानी गई है वो माना गया है 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है ना। क्योंकि इससे से पहले हम सभी लोग जानते हैं कि 1857 की हमारी क्रांति होती है, और 1857 की जो है क्रांति उसके विषय में मैं पूरा वीडियो और जो भी उसके की पॉइंट्स हैं वो मैंने आप सभी के साथ पूरा डिस्कस किया हुआ है, और उसको मैंने आज जो हमारी थी पूरी प्लेलिस्ट आपकी जो थी एसएससी सीजीएल टियर 1 की जो हमारी प्रिपरेशन के लिए जो मैंने नीचे बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने उस वीडियो को ऐड अप कर दिया है, तो आप उन वीडियोस को भी वहां से देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे सारे गवर्नर जनरल्स और जो हमारे वाइसरायज हैं उनका भी मैंने वीडियोस में ऐड अप कर दिया है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आती है 1885 में, उसके बाद से जो हमारा सारे भैया आंदोलन होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा व्यापक रूप लेते हैं। ठीक है ना, तो जब हमारा आती है भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय जो था वो था हमारा नरमपंथी थे टाइप का। क्योंकि वो लोग जो थे वो लोग ये चाहते थे कि हम भैया प्रार्थना पत्र लिखेंगे और भैया सभाएं करेंगे और अंग्रेजों से भैया मतलब बातचीत करके और उनसे कहेंगे कि आप हमारा देश छोड़कर आप या तो मतलब चले जाइए, और या फिर जो है आप हमें हमारे अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हमको हमारा शासन या फिर जो भी है वो हमारी मांगे आप कीजिए पूरी। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं जो भी हमारा की पॉइंट्स है वो हमारे क्या है। तो देखिए, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ये आंदोलन शुरू होता है उसके देखिए कुछ कारण थे। पहली चीज तो कौन कौन से कारण थे, देखिए पहला कारण आता है आपका राजनीतिक कारण, दूसरा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, और तीसरा होता है आर्थिक कारण। ये जो हमारे 3 कारण है ये हमारे व्यापक कारण है। और इन व्यापक कारणों में भी देखिए जो हमारा राजनीतिक कारण है, जो हमारा पॉलिटिक्स हो रही थी, तो उसमें में देखिए क्या हुआ था कि 1857 का जो हमारा विद्रोह होता है उसका सबसे बड़ा कारण था जो उस समय का जो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी नीतियां थी वो जो थी वो यहाँ की जो हमारी रियासतें थी, जो यहाँ के सारे राज्य थे, जो यहाँ के सारे थे हमारे राजा महाराजा थे उनके जो भैया राजनीति थी ये जो है भैया उनका दमन करके और जो है उसको वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपना क्षेत्र बढ़ा रही थी, है ना, और अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रही थी। और इसका सबसे बड़ा जो आपके पास एग्जाम्पल है वो है भैया लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि जो उसकी नीतियां थी वो उस समय का जो हमारा होता है 1857 का रिवॉल्ट होता है, ये उसका सबसे बड़ा कारण माना गया है। तो जो भैया विजय और विस्तार की जो इनकी ब्रिटिश नीति थी ये बनता है राजनीतिक कारण नंबर 1। और उसके साथ साथ जो 1857 का रिवॉल्ट होता है वो भी होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो आपका राजनीतिक और जो भैया प्रशासनिक एकीकरण होता है। देखिए क्या होता है कि जब 1857 के बाद जब ईस्ट इंडिया का जो पूरा शासन खत्म होता है और सीधे सीधे यहाँ पर आता है भैया आपका क्राउन शासन आता है। तो भैया क्राउन शासन में देखो क्या होता है कि वो सिर्फ जो है हमारा क्राउन शासन कहने के लिए था, लेकिन जो वहाँ का
था, जो वहाँ से आता है हमारा पूरा प्रतिनिधि आता है, वही सारा काम देखता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यहाँ पर भैया अप्लाई किए जाते हैं, जो कि देखिए क्या होता है कि वो भी हमारा पॉलिटिकल वे में कुछ ना कुछ करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये भी कारण था। अब अगर हम आते हैं सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधार में, तो देखिए उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इम्पोर्टेंट। देखिए उन तीन चीज़ों में क्या होता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा 1857 का भैया विद्रोह होता है, उसके आसपास का जो हमारा टाइम पीरियड है, उसमें सबसे ज़्यादा धार्मिक आंदोलन हुए थे। तो देखिए क्या होता है कि उन आंदोलनों को का जो है भैया विरोध होता है। ये जो थी भैया आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फिर जो हमारा पूरा ब्रिटिश क्राउन था, तो वो जो है उनका विरोध करता है। उसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि वहाँ से आते हैं भैया ईसाई धर्म के जो है वो सब प्रचारक आते हैं, और वो भी जो है यहाँ पर भारत में अपना धर्म का वो सब करते हैं भैया, प्रचार करते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें मन मुटाव होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाता है। उसके साथ साथ जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी भैया था आधुनिकता थी। देखिए क्या होता है कि जब तक भैया हमारे यहाँ पर जो है भैया ईस्ट इंडिया शासन नहीं आता है उसके के पहले का जो था हमारा वो सब टाइम पीरियड था, तो जो यहाँ के लोग थे वो जो है अपने में ही सीमित थे। वो जो है आगे के लिए जो है अपना आधुनिक जो भी आपके मान लिया टेक्नोलॉजीज हैं या फिर क्या जो जो है आपकी सुख सुविधाएं हैं उनके प्रति वो जो है ज़्यादा जागरूक नहीं थे, है ना। क्योंकि वो जो थे, जो उनका पूरा जो था आपका पुराना जो आपकी परंपराएं थी, जो आपकी रूढ़िवादिता थी, वो उसी पर ही डिपेंडेंट थे। तो क्या होता है कि ये जब भैया अंग्रेज आते हैं तो अपने साथ दो चीज़ें लाते हैं। एक तो लाते हैं भैया मशीनें लाते हैं, यानी कि आपका हो जाता है आधुनिकता आ जाती है। उसके साथ साथ जो आती है वो है भैया पाश्चात्य शिक्षा। तो जब इन दोनों का भी वो जब होता है भैया प्रसार होता है, तो वो भी जो है जो उस समय की के जो लोग थे उनके के लिए ये भैया नॉट न एक्सेप्टेबल होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो उस समय की भैया कुछ आपकी थी भैया पुरानी प्रथाएं थी जैसे मान लिया सती प्रथा हो गया, या आपका जौहर प्रथा हो गया, और आपका बाल विवाह हो गया। तो उन सभी को भी जो है भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने या जो हमारा ब्रिटिश शासन था उसने जो है उन सभी प्रथाओं का विरोध किया था। तो वो भी जो है इनके दिमाग में रहता है कि नहीं यार ये हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो जो है इसके खिलाफ करते हैं। उसके साथ साथ जो आपको एक भैया प्रेस एक्ट याद होगा, वो था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। उसका भी बहुत ज़्यादा रोल था, क्योंकि उससे भी ये जो आपका हुआ है भैया राष्ट्रीय आंदोलन वो आपका आगे होता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आर्थिक की, तो देखिए ये आर्थिक में देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने जो हमारे यहाँ पर थे भैया ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग टाइप के भैया टैक्स लगाए और जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया। तो उसका भी जो था विरोध हो रहा था। उसके साथ साथ देखिए क्या होता था कि यहाँ पर जो है एकीकरण का हो गया था, उनका भैया बढ़ावा हो गया था। एकीकरण का बढ़ावा कैसे किया, यानी कि कहीं पर भी मान लिया टैक्सेशन है या फिर कुछ भी मान लिया आपका कोई भी मान लिया आर्थिक संबंधी कोई भी है वो सब डिस्कशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है भैया अंग्रेजों के द्वारा ही लिया जाता था। तो वो हो गया था। और उसके साथ साथ जो है रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए भी है ये सारे कारण थे। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरुआत क्या होती है, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन होता है। तो देखिए क्या होता है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भैया गठन होता है। और कहाँ होता है ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो वो होता है भैया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में, ये बम्बई में है। ठीक है ना, तो वो है आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, ये बॉम्बे में था। ठीक है, और जो है इसकी जो भैया अध्यक्षता होती है वो होती है WC बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, नाम आपको याद होना चाहिए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके समय में ये हुआ था। तो वो हुआ था भैया WC बनर्जी के टाइम में। ठीक है, उसके साथ साथ कितने ने थे भैया प्रतिनिधि थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो थे आपके 72 प्रतिनिधि थे।
ठीक है। और जो इसका मेन जो आपके सर्वे सर्वा माने जाते हैं वो कौन थे, तो वो थे भैया ए ओ ह्यूम, जो कि उस समय के भैया ब्रिटिश के भैया सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने जो इनका मेन एम ये था कि वो ये भैया चाहते थे कि जो हमारा पूरा ब्रिटिश सरकार है उसको एक सेफ्टी वॉल्व मिल जाए, यानी कि इसके जो हमारे भैया भारतीय लोग थे ये जो है उनको इंगेज करना तो चाहते थे कि भैया आपके लिए एक पूरी संस्था बनी हुई है, आपका जो भी है उसका समस्या आप यहाँ पर वो सब जो भी है आप इसका डिस्कशन करते रहिए, और आप सीधे सीधे जो है भैया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दोबारा से कोई 1857 की तरह कोई भैया विद्रोह ना करें। तो उनका मेन काम यही था। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि जो भैया ये बनता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो देखिए ये जो ए ओ ह्यूम थे ये उसके पहले महासचिव बनते हैं। ठीक है, ये बनते क्या है, इन्होंने उसी तरह से इसका इनका भैया काम किया था, तो यानी कि ये पहले महासचिव के तौर पर भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि जो आपका भैया भारतीय थे आपका यूथ था उसको जो है राजनीतिक आंदोलन के लिए भैया प्रतिष्ठित करना था और देश में जनता की राय बनाना था। ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब तक पूरे देश की जनता का कोई एक मत नहीं होगा तब तक आगे ये लोग अपना काम नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने जो है क्या किया कि इन्होंने हर वर्ष जो है एक पूरा सम्मेलन बुलाने के लिए एक पूरा वो जो है अपना पूरा वो बनाया, प्रोसेस बनाया, और इसको बोल दिया कि इन्होंने ये जो है भैया वार्षिक सत्र पद्धति बना दी है कि एक साल के लिए कोई क्या जो है कोई आपका पर्टिकुलर ये अपना प्लेस चुनेंगे और वहाँ पर ये जो है अपना एक साल के लिए एक अपना नेता चुनेंगे जो होगा भैया इनका का अध्यक्ष होगा, और जो है पूरे साल की जो इनकी समस्याएं हैं या फिर जो भी है वो यहाँ पर भैया अपना डिस्कस करेंगे और आगे उनका काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो 1885 से लेकर 1905 यानी कि ये जो आपका 20 साल का जो आपका टाइम पीरियड होता है ये होता है आपका मध्यम दर्जा यानी कि नरमपंथी टाइप का होता है, नरम दल का होता है, क्योंकि इस समय का जो टाइम पीरियड था इसमें देखिए जो थे आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते थे यहाँ की हम भैया चिट्ठी पत्र लिखते रहेंगे और हम जो है अपना जो है भैया वो सब ब्रिटिश लोग हम उनसे जो है भैया विनम्रता पूर्वक सब निवेदन करते रहेंगे और वो जो है हमें देंगे जो हम चाहते हैं, बट हुआ नहीं ऐसा। अब देखिए क्या होता है कि जो आपके नरमपंथी थे इसके मेन नेता कौन कौन से थे वो इम्पोर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है। तो एक थे भैया डब्ल्यू सी बनर्जी जो कि इनके पहले हुए थे, अध्यक्षता जिन्होंने की थी। ठीक है, उसके बाद हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी जी के भैया थे, भैया गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आरसी दत्ता, ये भी इम्पोर्टेंट है, आरसी दत्ता जी। और फिरोज मेहता का भैया इतिहास मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किसी दिन। ठीक है, और जॉर्ज यूल, अगर हम जॉर्ज यूल की बात करते हैं तो ये भैया पहले बंदे थे भैया ब्रिटिश थे जो कि बने थे, और ये कब बने थे, ये बने थे 1887 में, ये आपको पता होना चाहिए। 85 में हमारा कांग्रेस बनता है और ये जो है उसके उससे जो है एक साल बाद यानी कि 86 से छोड़कर 87 में जो है ये भैया पहले उसके उनके अध्यक्ष बनते हैं जो भैया भारतीय मूल के नहीं थे, जो थे भैया ब्रिटिश मूल के। ठीक है, जॉर्ज यूल, ये आपको नाम याद रखना है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया वो ये था कि जो भैया थे ये लोग नरमपंथी लोग, उनको भैया जो था विश्वास था वो ये था कि हम भैया जो है भैया विरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, याचिका करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बट आगे देखिए क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि 1892 के बाद जो है भैया जो इनका का पूरा प्रोसेस था इसके का भैया विरोध होना शुरू हुआ, और तब शुरू होता है भैया चरमपंथ। यानी कि चरमपंथी नेता में देखिए कौन कौन आते हैं, ये भैया बहुत कलाकार लोग थे। ये तो जो है बोलते थे कि खाली पत्र लिखने से और भैया याचिका करने से काम नहीं होगा। तो उसमें पहले थे भैया लाला लाजपत राय जो कि बाद में साइमन कमीशन के टाइम में जो है भैया इनकी मृत्यु होती है। उसके साथ बाल गंगाधर तिलक, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं ये।
है ना, क्योंकि अगर हम भैया होम रूल लीग की हम करते हैं बात, है ना, और जो आपका महाराष्ट्र में जो है आपका दो सब त्योहार हैं, वो अगर हम देखें जैसे कि जो आपका है गणेश चतुर्थी और एक और है शिवाजी का है आई थिंक, तो वो भी आपका था इम्पोर्टेंट थे कैरेक्टर, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो थे आपके बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये जो चार थे ये भैया चरमपंथी नेता थे और ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं। तो इन्होंने देखिए क्या क्या भैया किया अपनाया, इन्होंने बोला कि जो भी हैं हमारे भारतीय नागरिक उनको सबसे पहले तो आत्म निर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनको तो खुद पर ही सारे जो है भैया पूरी तरह से डिपेंडेंट होना पड़ेगा, सामने वाले पर नहीं होना होगा डिपेंडेंट। उसके साथ साथ जो है इन्होंने बोला कि हमें जो है भैया आगे के लिए सोचना पड़ेगा, है ना, तो वो होना चाहिए आपका रचनात्मक कार्य होना चाहिए, और प्लस स्वदेशी पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। स्वदेशी पर जोर देने का मतलब है कि अगर हम भैया जो हमारा थे उसे ब्रिटिश लोग थे, अगर हम उनकी लाई हुई चीज़ों का यूज़ कम करेंगे तो उनको नुकसान होगा, तो वो आगे जाएंगे, और है ना, तो वो वाला काम इन्होंने किया। उसके बाद देखिए क्या होता है कि 1905 आते आते देखिए क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन जो थे वो जो हैं क्या करते हैं कि बंगाल विभाजन का अपना ऐलान कर देते हैं। अब देखो क्या होता है कि 1905 में ये जो आपका बंगाल विभाजन होता है, जो उसका डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद से जो है भैया रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं बंगाल के में ये जो है बहुत ज़्यादा आगे आपके लिए आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं। और क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन ने देखिए क्या बोला था, सबसे मेन चीज़ जो उसने भैया अपना रीज़न दिया था, वो रीज़न ये दिया था कि जो भैया बंगाल का जो हमारा पूरा था उस समय की भैया टेरिटरी थी, वो बहुत ज़्यादा थी भैया, बड़ी थी, तो वो ये जो है उसका ये बोलना था कि अगर हम इसका विभाजन नहीं करेंगे तो हम जो है इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो भैया रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और भी जो थे उस समय के उधर बड़े नेता थे, उन लोगों ने जो है इस चीज़ का विरोध किया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो है भैया हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का जो है ये अपना यूज़ कर रहे हैं। बट चलिए भैया बंगाल विभाजन होता है और इसके विरोध में जो है भैया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है एक किया था, आह्वान किया था, वो ये था कि जो हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो जो है एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधेंगे और जो है भैया मानव श्रृंखला बनाएंगे। तो ये जो है उस समय होता है और हिंदू मुस्लिम जो है भैया अपना भाईचारा दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बंगाल विभाजन का टाइम। और इस बंगाल विभाजन के का जो हमारा टाइम पीरियड होता है, इस समय जो हमारे भैया कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं उसके बाद ही जो है आपका गरमपंथी और नरमपंथी दल जो है आपस में हो जाते हैं, ये भैया डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब तब देखो क्या होता है कि जो आपका स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है उसमें से देखिए कुछ हमारे पास अधिवेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसमें देखिए क्या होता है कि 1905 का जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है, बंगाल में, सॉरी बंगाल नहीं बनारस में होता है। और वो कौन करते हैं, वो करते हैं भैया गोपाल कृष्ण गोखले जी। 1906 में देखिए कलकत्ता में होता है और ये करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि इनको जो है वयोवृद्ध पुरुष बोला गया है भारत का, उसके साथ साथ भैया जो है इनको पितामह भी बोला गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है इन जो भैया आपका अर्थशास्त्र के लिए हम अगर बात करते हैं तो भैया अभी जब मैं आपके साथ पूरा इकोनॉमिक्स जब करूँगा डिस्कस तब इनका टर्म आएगा, जब मैं आपका पहला वीडियो बनाऊँगा इकोनॉमी का तभी ये आएंगे, है ना, तो तब हम इसके बारे में पूरी करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1905 का जो हमारा होता है इसमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से ही जो है हमारा भैया मतभेद आते हैं भैया नरम पंथ और भैया चरम पंथ के। तो देखिए ये होता कहाँ है, ताप्ती नदी के किनारे होता है सूरत का अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन, इस नाम से आपने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। तो देखिए क्या होता है कि सूरत में देखिए फिरोज शाह मेहता इसकी भैया अध्यक्षता करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है और ये आया हुआ है और बहुत बार आता रहता है।
तो ये हमें पता होना चाहिए कि 1907 का जो अधिवेशन होता है सूरत का, वो भैया किसने की है अध्यक्षता, तो वो की है फिरोज शाह मेहता ने की है। और इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन होता है, और वो किसमें होता है, नरमपंथ और चरमपंथ, या फिर नरमपंथ और भैया आपका गरमपंथ में। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है कि इसी से जो है एक साल पहले 1906 में देखिए मुस्लिम लीग बनती है। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, और वो कौन बनाते हैं, वो दो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है आगा खान और दूसरे हैं मोहसिन मुल्क। ये आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और अभी भी आने की पूरी संभावना है। तो वो हैं आगा खान और मोहसिन मुल्क। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं 1909। 1909 में देखिए क्या होता है कि मार्ले मिंटो सुधार आता है। और मार्ले मिंटो सुधार की है कि अगर मैं चर्चा करूं तो मैं आपके साथ आई थिंक एक बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, जब मैंने आपको पढ़ाए थे चार्टर एक्ट पढ़ाए थे, उस टाइम मैंने मार्ले मिंटो सुधार की बात की जरूर थी। ठीक है, लेकिन तभी फिर मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे बड़ा जो काम हुआ था मार्ले मिंटो सुधार में, वो हुआ था कि इसमें जो है भैया पृथक निर्वाचक मंडल आया था। यानी कि जो भैया मुस्लिम है वो अपने नेता खुद ही भैया करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ भैया अपने मुस्लिमों को ही वोट देंगे। तो ये चीज़ जो है मुस्लिमों के लिए दी गई थी, और वो कब दी गई थी, 1909 में। और किस सुधार के जरिए वो दिया गया था, मार्ले मिंटो जो है भैया सुधार अधिनियम। और ये भी जो है जो हमारा बाद में जो सांप्रदायिकता का जो होता है मैटर, और जो बाद में ये सब अपना बंटवारा हिंदू और मुस्लिम वाला होता है, उसका जो आपका नींव रखी गई है वो आपका बंगाल विभाजन और मार्ले मिंटो सुधार से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। क्योंकि उसी टाइम पीरियड में हमारे पास मुस्लिम लीग भी आती है, क्योंकि उसके पहले मुस्लिम लीग नहीं थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि 1913 में जब आपका गदर पार्टी स्थापित होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है मैटर है। गदर पार्टी जब आती है, गदर पार्टी कब आती है, 1913 में। ठीक है, तो जो आपका गदर पार्टी है वो देखिए कहाँ पे स्थापित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में नहीं हुई है। तो जो आपकी भैया गदर पार्टी है ये स्थापित होती है पोर्टलैंड में। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है वो देखिए कहाँ था, तो वो था आपका सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को में भी कहाँ था, तो वो आपका था युगांतर आश्रम में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी लाला हरदयाल ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके साथ साथ कौन सी पत्रिका की गई थी, तो वो इसी नाम पे है, वो है आपकी गदर पत्रिका। तो ये इतना पैराग्राफ तो आपको, आप चाहें तो आप ये वीडियो रोक कर आप इसको 2 बार पढ़ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए एक क्वेश्चन कि भैया गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल ने। ठीक है, कब की, तो 1913 में। कहाँ की, तो भैया पोर्टलैंड में। ठीक है, उसके साथ साथ इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को में है। कौन सा आश्रम था, तो युगांतर आश्रम था। और कौन सी पत्रिका थी, वो थी गदर पत्रिका। अब आप गिन लीजिए क्वेश्चन कितने हो गए, 3 3 6 है ना। तो 6 क्वेश्चन एक पैराग्राफ में है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब हमारी गदर पार्टी आ जाती है उसके एक साल बाद देखिए क्या होता है कि आपका कोमाटा गाटा मारू की घटना होती है। देखिए कोमाटा गाटा मारू क्या था कि ये आपका जापान से जो है हमारी एक शिप चलती है। ठीक है, और वो जो है जा रही होती है कनाडा। लेकिन क्या होता है कि उसी समय जो है एक नियम चेंज हो जाता है कि भैया बिना वीज़ा के जो है कोई भी भैया भारतीय नहीं आएगा, कनाडा नहीं आएगा। और उसको जो है वो सब रोक लगा दी जाती है। लेकिन होता क्या है कि जो लोग बीच शिप में जो हमारे मजदूर होते हैं वो लोग भी जो हैं इसका विरोध करते हैं, और वो सीधे सीधे जो है शोर शोर कमेटी बना देते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है कि शोर कमेटी कब बनी और किस घटना पर यह बनी थी, तो वो बनी थी कोमाटा गाटा मारू की घटना, और 1914 में हुई थी। ठीक है, अब देखो 1914 में ही हमारा पहला विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब 1914 के बाद जो है हमारे पास भैया 19 अप्रैल नहीं, हाँ, देखिए फिर क्या होता है कि हमारे पास देखिए 1915 में आ जाते हैं महात्मा गांधी जी वापस। ठीक है,
अब महात्मा गांधी जब वापस आ जाते हैं, उसके बाद का जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारे लिए गोल्डन पीरियड होता है, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का होता है, ठीक है ना। तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अप्रैल 1916 में देखिए क्या होता है कि तिलक जो है होम रूल आंदोलन छेड़ देते हैं। जो होम रूल आंदोलन है, अब देखिए यहाँ पर भी दो दो आपके भैया क्वेश्चन बनते हैं कि होम रूल लीग की जो है भैया स्थापना किसने की। तो यहाँ पर दो दो हैं चीजें। अगर हम भैया बात करते हैं आपका महाराष्ट्र और जो आपका उसके आसपास का जो है एरिया, वहां पर किसने की है, तो वो की है आपका बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन जो आपका रेस्ट जो आपका था भारत था, वहां पर किसने की है, वो की है एनी बेसेंट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम आपका संपूर्ण भारत में होम रूल लीग की स्थापना का जो है श्रेय व्यापक रूप से वो हमारा जाता है एनी बेसेंट को। लेकिन जो है इसकी शुरुआत पहले कर दी थी तिलक ने की थी अप्रैल में, और एनी बेसेंट ने की थी सितंबर में, ये आपको पता होना चाहिए। और जो है इसका जो था आपका मुख्यालय था, वो देखिए कहाँ था, तो वो था आपका पूना में था, जो कि तिलक जी ने किया था, ठीक है। और इसमें जो है स्वराज की मांग की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि स्वराज की मांग पहले किसने की गई, तो वो की गई थी होम रूल आंदोलन में की गई थी। उसके बाद देखिए सितंबर में देखो क्या होता है कि 1916 में ही जो है एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन बाकी जो है उसमें एरिया में शुरू कर देते हैं। और जो उसका मेन केंद्र बनता है वो बनता है अडियार में, है ना। ये आपका चेन्नई में है इस समय, ये उस समय का मद्रास था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए अडियार, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो 1916 में ही देखो आपका होता है लखनऊ का अधिवेशन। यहाँ पर एक बार फिर से जो आपके भैया नरमपंथी और जो गर्मपंथी हैं वो वापस आकर एकजुट होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आपका लखनऊ अधिवेशन होता है उसकी ये जो है अध्यक्षता कौन करता है, तो वो किया था भैया अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। और ये जो थे ये भैया नरमपंथी थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे बड़ी घटना क्या थी भैया, चरमपंथी और नरमपंथी दोनों साथ में आए थे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि 1919 का आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो आपका सुधार आता है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने देखिए क्या किया था कि भारत में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना के लिए भैया इन्होंने किया था, पारित किया था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इससे पहले कि मैंने जो है आपको बताया कि 1915 में 9 जनवरी 1915 में देखिए 46 वर्ष की आयु में जो है भैया गांधी जी वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। अब देखो 1916 में जो है क्या करते हैं कि इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती है, 1916 में होती है। कहाँ होती है, अहमदाबाद में होती है, ठीक है। उसके बाद के जो कुछ सत्याग्रह हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस अगले वीडियो में करूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जो भी आपके सत्याग्रह हुए हैं सारे के सारे वो मैं आपको एक वीडियो में ही सारे डिस्कस कर दूं। तो वो है आपके चंपारण है, खेड़ा है, ठीक है। और आपका अहमदाबाद का जो आपकी होती है मिल हड़ताल, और फिर है आपका रॉलेट एक्ट। अब देखिए मैं इस जो है इसमें ही आपको मोस्टली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये है आपका चंपारण, बिहार में होता है। तो देखो बिहार के जो थे वहाँ के वो जो है इनको आपका महात्मा गांधी जी को जो है स्पेशली बुलाते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ पर देखिए कि क्या समस्या है क्या नहीं। तो ये भैया वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है जो वहाँ के लोग थे तो और जो उनके ऊपर कर लगाए जा रहे थे, तो ये जो है उसका विरोध करते हैं और ये वहाँ पे भैया अपना सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह, उसी टाइम होता है। उसके बाद जो है ये भैया जाते हैं वापस अहमदाबाद, और वहाँ पर जो वहाँ के जो लोग थे मिल के जो थे भैया एम्प्लॉय थे, इनसे भैया मजदूर थे, उनके के लिए ये जो है भैया 1918 में करते हैं भैया हड़ताल। उसके बाद 1919 में देखिए रोलेट एक्ट आता है, और ये मैं रोलेट एक्ट आपको बता चुका हूँ 1919 का रोलेट एक्ट, है ना। तो ये आप उस वीडियो में आप सब देख लीजिए। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, वो लिंक हमारे चैनल में है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि 1919 में ही देखो क्या होता है कि ये जो है
है भैया सत्याग्रह सभा की स्थापना होती है। 1919 में जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना होती है। अब जब सत्याग्रह सभा की स्थापना होती है तो इसमें देखिए कौन कौन आता है, बेसिकली सभी आते हैं, छात्र आते हैं, मध्यम वर्ग आता है, मजदूर आता है, पूंजीपति सब आते हैं। और लेकिन संगठन के तौर पर जो है भैया कांग्रेस नहीं आती है। और ये जो है ये माना जाता है कि ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। ठीक, उसके बाद देखो क्या होता है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। अब देखो हत्याकांड वो क्या होता है कि 1919 में देखो क्या होता है कि जो भैया जलियांवाला बाग में देखो क्या होता है कि जो हमारे पंजाब के जो कुछ थे या फेमस नेता थे, उसमें थे आपके सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन दोनों की जो है भैया हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। तो जो है इसका विरोध करने के लिए जो है लोग बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब भैया इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है कि उस समय जो है भैया जनरल डायर जो है इनके ऊपर फायरिंग करवा देते हैं और ये भैया हो जाता है, नरसंहार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि 1920 में देखो क्या होता है कि आपका खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत समिति में देखो क्या होता है, तीन चीजें हुई हैं। एक तो है कि जो भैया पंजाब में जो ये हुआ आपका बेइंसाफी हुई है। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका खिलाफत का मुद्दा मेन था वो आपका स्वराज की मांग पर जो है असहयोग आंदोलन की भैया होती है शुरुआत होती है। तो ये जो भैया खिलाफत समिति बनी हुई थी, खिलाफत समिति जो है वो भैया असहयोग को स्टार्ट करती है 1920 में। ठीक है, 1920 में ये जो है आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। अब ये जो है भैया असहयोग आंदोलन में देखो बेसिकली क्या था कि भैया गांधी जी ने इसका आह्वान किया था और उन्होंने ये बोला था कि भैया कोई भी जो भारतीय है वो भैया किसी भी अंग्रेज का साथ नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि इसी समय जो है आपका भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस आती है स्थापना में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब और किसने की है, तो वो हुई है 1920 में। और किसने की है, तो वो की है MM जोशी और राय चौधरी ने। और कहाँ हुई है, वो है भैया बॉम्बे में। और इसकी जो है अध्यक्षता किसने की है, तो वो की थी लाला लाजपत राय जी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस हैं, इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। उसके बाद देखो 1920 में देखो क्या होता है कि अकाली आंदोलन शुरू हो जाता है। अकाल तख्त जो है हमारा पंजाब से संबंधित है, तो ये वहाँ का आंदोलन शुरू हो जाता है। अब ये जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच में देखो आपका एक घटना होती है, वो है आपका चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की जब घटना होती है तो उससे जो है आहत होकर जो हमारे भैया गांधी जी हैं वो जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कौन सा आंदोलन, वो है आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि 1925 में देखो क्या होता है कि जो आपका SGPC है, यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा की जो भैया प्रबंधक कमेटी है, उसका भैया गठन होता है। यानी कि जो आपका शिरोमणि गुरुद्वारा है वो 1925 में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो क्या होता है कि स्वराज पार्टी आती है। स्वराज पार्टी कब आती है, ये आती है भैया 1925 के टाइम पीरियड में ही आती है। और उसने किसने किया था, वो किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इन लोगों ने जो है भैया स्वराज पार्टी का करते हैं ये भैया गठन। और ये जो है ये बेसिकली कांग्रेस का दूसरा विभाजन माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है पूरी तरह से जो आपका गर्मपंथी और जो आपके चरमपंथी फिर से अलग हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि वर्ष 1927 में जो है आपका श्रमिक और किसान पार्टी बनती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो आपकी श्रमिक और किसान पार्टी बनती है, इसका जो है भैया गठन करते हैं, वो करते हैं SS मिराजकर। इम्पोर्टेंट नाम है, याद करना ही पड़ेगा। और साथ में KN जुगलेकर और SD घाटे। और कहाँ होता है, बॉम्बे में होता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है कि वर्ष 1924 में देखो क्या होता है कि आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है। चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। जो आपकी काकोरी घटना होती है उससे पहले तक इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ही रहता है, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल इसके प्रमुख सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या होता है
कि जब आपका काकोरी कांड हो जाता है और जब इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह आते हैं, तो क्या होता है कि इसका नाम चेंज होता है और एक नई भैया पार्टी बनती है। वो बनता है 1929 में बनती है, वो बनती है HSRA। HSRA में देखो क्या होता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सिर्फ एक टर्म जोड़ दिया जाता है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जोड़ने का रीज़न क्या था? क्योंकि उनको जो है दिखाना, मतलब ये था कि भैया जो हमारा हिंदू मुस्लिम का जो है एकता है वो सब बनी रहे, तो उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना लिया जाता है और इसमें जो है आते हैं भगत सिंह आते हैं। उसके बाद देखो, अब जो मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा काकोरी कांड हुआ था, देखो काकोरी कांड की जो डकैती होती है वो होती है 9 अगस्त 1925 में। तो ये जो 9 अगस्त 1925 में जो हमारी डकैती होती है उस काकोरी में होती है, तो इसमें क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और अशफाकुल्ला खान को जो है फांसी दे दी जाती है। ठीक है, ये हमको पता है ही। उसके बाद देखो क्या होता है कि एक और चीज होती है कि 1929 के बाद देखो क्या होता है कि जो हमारे भगत सिंह और भैया बटुकेश्वर दत्त हैं, ये जो हैं भैया असेंबली में फेंक देते हैं, बम फेंक देते हैं और इनके ऊपर जो है सैंडर्स मर्डर्स केस भी भैया चलता है। ये तो इतिहास आप सभी लोगों को पता ही है ना, क्योंकि आप सभी लोगों ने थोड़ा बहुत तो इतिहास पढ़ा ही होगा। अगर आप तो एसएससी का कर रहे हैं भैया प्रिपरेशन, तो मैं उसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि उसके बाद जो है भैया इनके ऊपर जो हमारा केस चलता है, फिर इनको जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र के मामले में भैया फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारा थोड़ा सा है इतिहास है वो भी हम देख लेते हैं कि जो हमारा 1927 में देखिए साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन देखो क्या होता है, वो जो है किसके तहत आया था, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। वो है आपका स्टैनली बाल्डविन, है ना। तो इसमें जो है आपका जो भैया थी उस समय ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार है, वो भैया साइमन कमीशन बनाता है। ठीक है, अब जो इस कमीशन का जो है गठन, उसका जो मेन बेस बनाया गया था वो भैया बनाया गया था 1919 का जो आपका भारत सुधार अधिनियम था वो था। ठीक है, और उस टाइम की जो भैया कार्य प्रणाली थी उसको इन्होंने जांचा था। उसके बाद देखिए 1928 में ये आपकी आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस टाइम जो है राष्ट्र का जो है वो सब दर्जा की हुआ था मांग, उसके साथ साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि के लिए भी ये जो भैया आपकी आती है नेहरू रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ इसी टाइम देखिए क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये हमें भैया 14 सूत्री भैया देते हैं, कार्यक्रम देते हैं। और कब देते हैं? 31 मार्च 1929 में। ठीक है, उस और इसी टाइम जो है आपका लाहौर का अधिवेशन होता है 1929 में। उसमें देखो क्या होता है कि लाहौर के अधिवेशन में ही जो है सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। किसके के भैया द्वारा? वो भैया की जाती है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और ये मांग पहली बार किसके द्वारा हुई है? वो हुई है भैया कांग्रेस के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि उसके पहले जो आपका होम रूल होता है तो उसमें जो है भैया मांग हो चुकी थी स्वराज की, लेकिन पूर्ण स्वराज का जो संकल्प होता है वो जो है कांग्रेस के द्वारा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, तब ये होता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपके लिए आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को जो है सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब दांडी मार्च देखो इसी टाइम पीरियड में होता है, 1930 में ही होता है। उससे पहले देखो क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था और वो हुआ था भैया दांडी मार्च के साथ ही। उसके बाद देखो क्या होता है 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक जो है भैया गांधी जी अपने 78 जो उनके थे फॉलोवर्स थे उनके साथ जो है ये भैया साबरमती आश्रम से जो है ये अपना चलते हैं और ये दांडी तक जाते हैं। और वहाँ पर नमक कानून कब तोड़ते हैं? 6 अप्रैल 1930 में। इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
इसके बाद देखो क्या होता है कि 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, इम्पोर्टेंट। लेकिन और देखो एक चीज, जो आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उसमें ऐसा कौन है जो कि था तीनों में, वो थे भैया भीमराव अंबेडकर। और उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि भैया गांधी जी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन लिया, तो वो था सेकंड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। 12 नवंबर को ये जो है ये आपका होता है भैया पहला गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद देखिए 1931 में जो है वो होता है आपका गांधी इरविन पैक्ट होता है। ये मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद जो है भैया 23 मार्च को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भैया फांसी दे दी जाती है। उसके बाद देखो क्या होता है कि 29 मार्च को जो है भैया कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वो होते हैं वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इस जो भैया था आपका का अधिवेशन, उसमें देखिए कुछ चीज़ों का भैया रखा गया था। वो था आपका मौलिक अधिकार और जो है आर्थिक नीति का जो संकल्प पारित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका दूसरा गोलमेज होता है उसमें आते हैं भैया गांधी जी आते हैं। ठीक है, 32 में जो है भैया देखो 32 को सांप्रदायिक या रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार की घोषणा होती है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 32 में देखिए पूना पैक्ट आता है। पूना पैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, पूना पैक्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसके बारे में अगले वीडियो में जब मैं आपको गांधी इरविन पैक्ट बनाऊंगा तो मैं आपके साथ पूना पैक्ट भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा गोलमेज होता है आपका 32 में। देखिए 30, 31, 32 3 साल हुए हैं भैया गोलमेज, और तीनों में कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। गांधी जी कब थे, वो थे दूसरे में। उसके बाद देखो क्या होता है कि 1935 में जो है आपका भारत सरकार अधिनियम आता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे भारतीय संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो है इसकी मैंने डिस्कशन आपके साथ की हुई है, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान का मोस्टली जो हमारा पार्ट है, बहुत ज़्यादा जो है हमारा पार्ट, वो सीधे सीधे जो है वो हमारा मेन कॉपी है हमारा 1935 के जो आया था भारत सरकार का अधिनियम उससे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि इसी में जो है आपका भारतीय संघ की भी व्याख्या होती है, प्रांतीय स्वायत्तता की जो है होती है व्याख्या, और जो है उसके साथ साथ केंद्र में द्वैत शासन पद्धति लागू होनी चाहिए। द्वैत शासन का जो है कॉन्सेप्ट आता है। अब ये जो केंद्र में है, केंद्र का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा पावर है वो तो रहेगा हमारा पूरा जो है सब ब्रिटिश है उनके पास, लेकिन साथ में जो है भारतीय भी होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि फिर धीरे से जो है भैया शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगर हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के पहले जो है कौन कौन से होते हैं सत्र, तो 36 में देखिए लखनऊ में होता है, जवाहरलाल नेहरू करते हैं अध्यक्षता। 37 फैजपुर इम्पोर्टेंट है। फैजपुर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है इसमें ये गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था, तो ये आपको पता होना चाहिए। फैजपुर महाराष्ट्र में है, और ये जो है ये पहला था अधिवेशन जो कि एक गांव में हुआ था। उसके बाद 38 और 39 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। 38 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है, और अध्यक्ष कौन थे, वो थे भैया सुभाष चंद्र बोस। 39 में देखो क्या होता है कि वो भी होते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इसमें थोड़ी कलाकारी होती है। इससे पहले कि मैं बता दूं कि भैया 38 का अधिवेशन हरिपुरा में होता है, और 39 का होता है भैया त्रिपुरी में। अब ये जो भैया त्रिपुरी में है, ये जब सुभाष चंद्र बोस दोबारा से सब चुने जाते हैं तो भैया गांधी जी को नहीं पसंद आता है, तो भैया गांधी जी जो है उनसे थोड़ा हो जाते हैं भैया, रुष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है अपना त्यागपत्र जो है वो सब दे देते हैं और ये अपना चले जाते हैं। और इसी टाइम पे जो है भैया 39 से लेके और फिर आपका 45 तक, ये जो आपका 6 साल का टाइम पीरियड है, तब तक जो है फिर जो पूरे कांग्रेस के जो भैया रहेंगे अध्यक्ष, वो रहेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब ये सुभाष चंद्र जी यहाँ से हटते हैं, और उसी टाइम पीरियड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भैया शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि भारत की सहमति के बिना जो है इसको जो है भैया सहयोगी तो सब घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, वो भैया कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उसी टाइम में देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और ये जो है ये एक लेफ्ट पार्टी थी। ठीक है,
अब देखो क्या होता है कि 10 अगस्त 1940 में देखो क्या होता है कि अगस्त प्रस्ताव आता है। क्यों अगस्त प्रस्ताव आता है? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव से पहले देखो क्या होता है, जो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है तो भैया भारतीय जो है उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो होता क्या है कि भैया जो है इंग्लैंड बहुत फ्रंट पर हारने लगता है। तो वहाँ की जो जो थी भैया संसद थी, वो ये उसे डिसाइड करती है कि हम जो है अपना प्रस्ताव लेकर जाते हैं भारतीयों के पास, और जो यहाँ के वो सब बड़े बड़े नेता हैं हम उनके से बात करते हैं और उनको मनाते हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए और हम बाद में आपके जो भी है वो सब डिमांड तो हम उसको देखते हैं। तो उसके लिए ये जो है आते हैं अगस्त प्रस्ताव लेके। और वो कौन आते हैं? तो वो हैं आपके लॉर्ड लिथगो। ये नाम आपको याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव लाने वाले कौन है? लॉर्ड लिथगो। ठीक है, 10 अगस्त 1940 में। अब 42 में देखिए क्या होता है कि जो वहाँ के भैया उस समय के थे पीएम, वो थे आपके चर्चिल। तो देखिए चर्चिल क्या करते हैं कि वो वहाँ से जो है ये कहते हैं कि भारतीयों के जो भैया संवैधानिक गतिरोध और समस्याएं हैं वो उनका भैया समाधान ढूंढने के लिए क्रिप्स मिशन भेजते हैं। तो क्रिप्स को भेजते हैं, जो थे आपके स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। तो भैया क्रिप्स मिशन आता है भारत, कब आता है? 1942 में। अब ये जो भैया क्रिप्स जो आता तो है भैया मिशन, लेकिन क्या होता है कि जो यहाँ के सब लोग होते हैं वो भैया साफ साफ कह देते हैं कि अब हमें भैया कोई भी डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब हम जो है पूर्ण स्वतंत्रता से कम में नहीं मानेंगे। तो ये जो भैया हैं अपना चले जाते हैं वापस, और जो है ये भैया क्रिप्स मिशन जो है फेल हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो संकल्प है वो किसने तैयार किया? वो किया है भैया गांधी जी ने। और साथ में उन्होंने जो है डू और डाई यानी कि करो और मरो का नारा भी दे दिया। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना होती है, इंडियन नेशनल आर्मी की। ठीक है, कौन करता है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना? देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। स्थापना किसने की है? वो की है कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन गिल ने। हालांकि बाद में जो है इसका जो जो पूरी कमान संभाली है वो संभाली है भैया सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर और रंगून में। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन होता है वो होता है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा और निरंजन गिल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज बनती है। ठीक है, और इसमें जो है एक भैया महिला रेजिमेंट भी थी और जिसका नाम रखा गया था रानी झांसी। ठीक है, अब 1945 में जो है ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारा ख़त्म होता है तो उसके बाद जो है आता है भैया बैबल योजना। बैबल योजना में देखो क्या होता है कि ये जो है हम इसको शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। उसका बेसिकली काम ये था कि जो भैया भारत का जो था पूरा राजनीतिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए बैबल योजना बनाई गई थी। ठीक है, अब होता कि अब उसके बाद क्या होता है कि सन 1946 में जब वहाँ की भैया सरकार चेंज हो जाती है और वहाँ के नए नए पीएम आते हैं, वो होते हैं सर क्लीमेंट एटली। तो सर क्लीमेंट एटली क्या करते हैं कि वो जो है एक भैया कैबिनेट मिशन यहाँ पर वो सब भेजते हैं, और वो जो है अब ये पूरी तरह से जो है वो सब डिसाइड कर चुके थे कि अब भैया भारत को फ्री करना है। और अगर हम भैया सर क्लीमेंट एटली की भैया बात करते हैं तो ये जो है बहुत पहले से ही भारत को स्वतंत्र करने के पक्षधर रहे थे। तो वो जब भैया शासन में आते हैं, पावर में आते हैं, तो वो इसके लिए आगे के काम करते हैं। अब 1946 में जो है भैया क्या होता है कि ये भैया कैबिनेट मिशन आता है और ये भैया बोलते हैं कि भैया जो है आपके पास ना तो अरे आपका कोई संविधान है या फिर कुछ है, तो आप जो है अपना काम कैसे से करेंगे और आप शासन कैसे करेंगे। तो संविधान बनाने के लिए देखो क्या होता है कि 2 सितंबर 1946 को देखो क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू के भैया उसमें नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई जाती है। अंतरिम सरकार बनाने के बाद देखो क्या होता है कि मार्च 1947 में जो है जो भैया पूरी सत्ता थी उसका हस्तांतरण करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है एज अ वायसराय।
और उसके साथ साथ जो है इसको जो है भैया बालकन योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 3 जून को जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है वहाँ पर पारित हो जाता है, यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 पारित कहाँ हो जाता है, वहाँ की संसद में। और उसके साथ साथ जो भी था पूरा आपका सत्ता थी वो जो है भारत और पाकिस्तान को सौंप दी जाती है। तो दोस्तों ये था एक पूरा हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो भी हमारा 1885 से लेके और हमारा 1947 तक के जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी उसकी रूपरेखा है वो मैंने आप सभी से डिस्कस की है। ठीक है, इसमें से जो हमारे पास कुछ हैं जो कि हैं इम्पोर्टेंट और जो मैंने अभी तक आज जो है आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और बाकी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।